बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक छोटा काम बड़ी बात। बबलू खरगोश, एक नन्हा चालाक और मेहनती खरगोश जो डाकिया है। गप्पू कबूतर, थोड़ा आलसी लेकिन दिल का अच्छा कबूतर जो अखबार बेचता है। सूरज की पहली किरण जैसे ही पेड़ पौधों पर पड़ी, जंगल नगर की गलियों में बबलू खरगोश अपनी नीली यूनिफॉर्म पहनकर चहकते हुए डाक बांटने निकल पड़ा। उसके कंधे पर एक बड़ा थैला टंगा था जिसमें जंगल के जानवरों के खत और पार्सल भरे थे। बबलू को अपना काम बहुत पसंद था। वो हर चिट्ठी को मुस्कुराकर देता, चाहे बारिश हो या धूप। उसी गली के मोड़ पर गप्पू कबूतर बैठा था, अपने अखबारों का ढेर लिए। वह अपनी टोपी टेढ़ी करके ऊँघ रहा था। गप्पू भैया, अखबार नहीं बांटोगे क्या? बबलू ने मुस्कुराते हुए पूछा। अरे बबलू, सब क्या करेंगे इतने पेपर पढ़कर? आज तो छुट्टी ही समझो, गप्पू ने जम्हाई लेते हुए कहा। बबलू हंस पड़ा। हर खबर किसी न किसी के लिए जरूरी होती है, जैसे हर चिट्ठी किसी के दिल से जुड़ी होती है। गप्पू ने आंखें मटकाईं। तू तो बहुत बड़ा दार्शनिक बन गया है। पर उसी शाम कुछ ऐसा हुआ जिसने गप्पू की सोच बदल दी। जंगल नगर में एक नया जानवर आया, मिस्टर उल्लू, जो एक लेखक था। उसे बहुत सारी किताबें और चिट्ठियां भेजनी थीं। उसने सबसे पहले बबलू को धन्यवाद दिया कि उसकी चिट्ठियां समय पर पहुंचीं। फिर उसने गप्पू से पूछा, मुझे रोज का अखबार चाहिए, तुम दे सकते हो? गप्पू थोड़ा सकपकाया। जी हां, बिल्कुल। अगले दिन से गप्पू ने समय पर अखबार बांटना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसे मजा आने लगा। उसे समझ आया कि उसके काम से भी लोग जुड़ते हैं, सीखते हैं। एक दिन दोनों साथ बैठकर चाय पी रहे थे। बबलू ने कहा, देखो ना, हम छोटे काम करते हैं पर उसका असर बड़ा होता है। गप्पू मुस्कुराया, बिल्कुल, अब तो मुझे अपने काम पर गर्व है। उस दिन से बबलू और गप्पू जंगल नगर में सबसे भरोसेमंद बन गए। एक डाकिया, एक अखबार वाला, दोनों अपने काम से खुश और दूसरों की जिंदगी में खुशियां बांटते हुए। सीख, हर काम की अपनी अहमियत होती है। कोई भी काम छोटा नहीं होता। मेहनत और ईमानदारी से किया गया कोई भी कार्य किसी की जिंदगी में बड़ा बदलाव ला सकता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक छोटे कदम बड़े बदलाव। यह कहानी एक छोटे से जंगल की है जहां एक नन्ही सी जोड़ी रहती थी। झिलमिल, एक चमकती हुई झिमिल, और चिंकी, एक चंचल सी चूहा। दोनों दिन भर खेलते रहते, जंगल में मस्ती करते और अपने दोस्तों की मदद करते। एक दिन झिलमिल और चिंकी जंगल के एक कोने में बैठे थे। झिलमिल ने चिंकी से कहा, चिंकी, क्या तुमने देखा है, हमारे जंगल में हर कोई किसी न किसी समस्या का सामना कर रहा है। चिंकी मुस्कुराया और बोला, हां, मुझे तो हमेशा लगता है कि कुछ न कुछ नया करना चाहिए, लेकिन क्या हम किसी की मदद कर सकते हैं? झिलमिल ने सोचा और फिर कहा, क्या तुम मेरा साथ दोगे? हम सबकी मदद कर सकते हैं। चलो, हम अपने दोस्तों के पास चलते हैं। चिंकी ने खुशी से सिर हिलाया और दोनों अपने पहले दोस्त के पास पहुंचे, गिलहरी, जो बिखरे हुए पत्तों को इकट्ठा करने में व्यस्त थी। झिलमिल ने उड़ते हुए गिलहरी के पास जाकर कहा, गिलहरी दीदी, क्या आपको मदद चाहिए? गिलहरी मुस्कुराई और कहा, हां, इन पत्तों को इकट्ठा करना बहुत मुश्किल हो रहा है। तुम्हारी मदद से यह काम बहुत जल्दी हो सकता है। चिंकी ने अपनी छोटी सी पंजे से पत्ते इकट्ठा करने में मदद की और झिलमिल ने अपनी चमक से गिलहरी को रोशनी दी ताकि वह देख सके। कुछ ही मिनटों में गिलहरी का काम खत्म हो गया। अगला कदम था जंगल के तालाब की ओर जाना, जहां मेंढक परेशान था क्योंकि तालाब का पानी कम हो गया था। झिलमिल और चिंकी ने मिलकर तालाब में कुछ जड़ी बूटियां डालीं, जिससे पानी का स्तर बढ़ने लगा। मेंढक खुश हो गया और उन्हें धन्यवाद दिया। फिर वे जंगल के सबसे पुराने पेड़ के पास गए, जहां खरगोश परेशान था क्योंकि उसे अपने घर के लिए एक मजबूत छांव चाहिए थी। झिलमिल ने अपनी छोटी सी रोशनी से खरगोश को रास्ता दिखाया, जबकि चिंकी ने अपनी तेज दौड़ से लकड़ी के टुकड़े इकट्ठा किए। दोनों ने मिलकर खरगोश के लिए एक नया घर तैयार किया।
सभी दोस्तों ने मिलकर झिलमिल और चिंकी को धन्यवाद दिया। झिलमिल और चिंकी मुस्कुराए और कहा, हम सब साथ मिलकर सब कुछ कर सकते हैं। उस दिन के बाद से झिलमिल और चिंकी ने महसूस किया कि छोटे से कदम भी बड़े बदलाव ला सकते हैं, और जब हम एक दूसरे की मदद करते हैं तो पूरा जंगल खुशी से भर जाता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, मेहनत का फल मीठा होता है। एक छोटे से गांव में बबलू बंदर और मिकी तोता रहते थे। दोनों दोस्त थे, लेकिन उनके काम करने का तरीका बहुत अलग था। बबलू बंदर अक्सर खेलता रहता, दौड़ता फिरता, कभी बगीचे में झूला झूलता तो कभी पेड़ों से कूदता। मिकी तोता हालांकि बहुत ही मेहनती था, हमेशा अपने काम में व्यस्त रहता। वह हर दिन सुबह उठकर अपने छोटे से घर के पास पौधों की देखभाल करता। बबलू, तुम हमेशा खेलते ही रहते हो, तुम कभी अपने काम पर ध्यान क्यों नहीं देते? मिकी एक दिन बबलू से बोला, देखो, अगर तुम्हें अपना सपना पूरा करना है तो तुम्हें मेहनत करनी होगी। याद रखो, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। बबलू हंसते हुए बोला, तुम तो बहुत गंभीर हो मिकी। मैं तो बस थोड़ा आराम करना चाहता हूं, जो काम होगा वह बाद में हो जाएगा। एक दिन गांव में एक बड़ी प्रतियोगिता होने वाली थी। प्रतियोगिता में सबसे अच्छे बगीचे के लिए पुरस्कार रखा गया था। मिकी ने भी अपना बाग सजाने का तय किया, लेकिन बबलू ने उसे चिढ़ाते हुए कहा, तुम हमेशा काम में ही लगे रहते हो, तुम देखना मैं जीत जाऊंगा। मिकी ने इस बार चुपचाप अपने बाग की देखभाल शुरू कर दी। उसने पौधों को पानी दिया, उन्हें ढंग से सजाया और हर दिन उन्हें समय दिया। बबलू ने भी शुरू में कुछ दिन के लिए काम करने का मन बनाया, लेकिन जल्द ही वह खेलने और झूलने में मस्त हो गया। प्रतियोगिता का दिन आया। गांव के सभी जानवर अपना बाग दिखाने आए। मिकी का बाग खूबसूरती से सजा था। रंग बिरंगे फूल, पौधों का सुव्यवस्थित रूप, सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था। वहीं बबलू का बाग कुछ अस्त व्यस्त और बिना देखरेख के था। जब निर्णायक ने परिणाम घोषित किया तो मिकी को सबसे सुंदर बगीचे का पुरस्कार मिला। बबलू को कुछ नहीं मिला। बबलू ने मिकी से कहा, मुझे अब समझ में आया, मेहनत का फल सचमुच मीठा होता है। मिकी मुस्कुराया और बोला, अब तुम समझ गए बबलू, मेहनत से हर काम बेहतर होता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, मौसम की मस्ती। गप्पू एक चुलबुली, बातूनी गौरैया जो हर बात में आगे रहती है। टिप टिप एक शांत समझदार कछुआ जो धीरे चलता है पर सोच समझकर हर काम करता है। हरे भरे गुलमोहर के पेड़ के पास एक छोटा सा गांव था, चहचहाटपुर। वहां हर जानवर अपने अपने काम में व्यस्त रहता था। सबसे ज्यादा चर्चित थे दो अनोखे दोस्त, गप्पू गौरैया और टिप टिप कछुआ। गप्पू हमेशा पुदकती रहती थी। सुबह सुबह सबको उठाने का काम उसी का था। वो बहुत तेज बोलती और उतनी ही तेज उड़ती भी थी। वहीं टिप टिप अपने छोटे से टोपी पहनकर धीरे धीरे चलता, लेकिन जब भी कोई मुश्किल आती सबको उसी की सलाह चाहिए होती। एक दिन गांव में घोषणा हुई, इस रविवार को चहचहाटपुर का सालाना वन मेले का आयोजन होगा और हर कोई कुछ ना कुछ पेश करेगा। गप्पू बहुत उत्साहित थी। मैं नाच दिखाऊंगी। टिप टिप, तुम क्या करोगे? उसने पूछा। टिप टिप मुस्कुराया, मैं तो अपना बांसुरी वादन दिखाऊंगा, लेकिन हमें कुछ ऐसा करना चाहिए जिससे सबको एक साथ मजा आए। गप्पू ने तुरंत योजना बनाई। चलो हम मिलकर एक छोटा नाटक करें, मौसम की मस्ती। पिछले साल वो कोशिश अधूरी रह गई थी क्योंकि गप्पू सब कुछ खुद ही करना चाहती थी और टिप टिप को वक्त पर बात करने का मौका नहीं देती थी। लेकिन इस बार टिप टिप ने शर्त रखी, अगर तुम ध्यान से सुनोगी तो मैं नाटक में भाग लूंगा। गप्पू ने हामी भरी और दोनों ने मिलकर नाटक की तैयारी शुरू की। अब की बार गप्पू ने टिप टिप की बातों को ध्यान से सुना और उसके सुझावों को अपनाया। नाटक के दिन मंच पर गप्पू ने गर्मी की चंचलता दिखाई।
टिप टिप ने बरसात की मस्ती और एक छोटा मेंढक बना सर्दी की ठिठुरन। पूरा गांव ठहाकों में डूब गया। नाटक के अंत में टिप टिप बोला, अगर गर्मी, सर्दी और बरसात मिलकर साथ चलें तो हर मौसम सुंदर लगता है, जैसे दोस्ती। गप्पू ने हवा में फड़फड़ाते हुए कहा, और अगर दोस्त मिलकर काम करें तो हर नाटक हिट हो जाता है। गांव वालों ने खूब तालियां के बजाईं और गप्पू टिप टिप को सर्वश्रेष्ठ जोड़ी का इनाम मिला। रात को गप्पू ने धीरे से कहा, टिप टिप, धीरे चलना भी अच्छा होता है, वरना मैं कई बार गिर जाती हूं। टिप टिप मुस्कुराया, और कभी कभी ऊंची उड़ान से नजरिया बदल जाता है गप्पू। दोनों हंसते हुए वापस गुलमोहर के पेड़ की ओर चल दिए। संदेश: दोस्ती में सबसे जरूरी है एक दूसरे को सुनना और समझना। तेजी जरूरी नहीं, समझदारी और मिलजुल कर काम करना ज्यादा काम आता है। जब अलग अलग गुण साथ आते हैं तभी कुछ शानदार बनता है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक सकारात्मक सोच की ताकत। जैसे सोचो वैसे ही बनते हैं रास्ते। हरे भरे जंगल के एक कोने में एक धीमी मगर शांतिपूर्ण दुनिया बसी हुई थी। वहीं एक नन्हा सा घोंघा गोलू और एक मेहनती काली चींटी कालू रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे, लेकिन उनकी सोच में बहुत फर्क था। गोलू हमेशा शांत रहता, पर अक्सर कहता, मैं बहुत धीमा हूं, मुझसे कुछ बड़ा नहीं हो सकता। दूसरी ओर कालू की सोच बिल्कुल अलग थी। वह कहती, धीमा होना कमजोरी नहीं, सोच का तरीका ही असली ताकत है। जब सोचो तो हमेशा सकारात्मक सोचो। एक दिन जंगल में एक बड़ी आपदा आई। भारी बारिश के कारण मिट्टी धंसने लगी और छोटे जीवों के घर बहने लगे। सभी जानवर घबरा गए। उस समय कालू ने अपनी छोटी सी टीम बनाई और मदद करने निकल पड़ी। उसने कहा, हम साथ मिलकर सबको बचा सकते हैं। गोलू ने हिम्मत जुटाई और पूछा, मैं क्या कर सकता हूं, मैं तो बहुत धीमा हूं। कालू मुस्कुराई और बोली, अगर तुम सोचोगे कि तुम कुछ नहीं कर सकते तो सचमुच कुछ नहीं कर पाओगे, लेकिन अगर सोचोगे कि कुछ कर सकते हो तो रास्ता अपने आप बन जाएगा। गोलू ने पहली बार अपनी सोच को बदला। उसने खुद से कहा, मैं भले ही धीमा हूं, लेकिन मैं टिकाऊ हूं, मैं मेहनत से नहीं डरता। वह चल पड़ा, धीरे धीरे लेकिन लगातार। उसने अपने मजबूत खोल में पानी से भीगे चींटियों के बच्चों को बैठाया और सुरक्षित स्थान तक पहुंचाया। देखते ही देखते गोलू जंगल के हीरो बन गया। उसकी धीमी चाल ने ही कई जानों को बचा लिया, क्योंकि वह फिसलता नहीं था और पानी में स्थिरता बनाए रखता था। बाद में जब सब ठीक हुआ तो जानवरों ने मिलकर गोलू और कालू का धन्यवाद किया। गोलू की आंखों में आंसू थे, लेकिन इस बार वह दुख के नहीं, आत्मविश्वास के थे। उसने कालू से कहा, तुम सही कहती थीं, सोच का फर्क ही असली फर्क है। अगर हम खुद पर विश्वास करें और सकारात्मक सोचें तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। कालू मुस्कुराई और बोली, देखा, अब तुम समझ गए, जब सोचो पॉजिटिव सोचो। उस दिन से गोलू कभी खुद को कमजोर नहीं समझा। वह जानता था कि उसकी ताकत उसकी सोच में है। कहानी से सीख: हर जीव की अपनी एक खासियत होती है। कमजोरी और ताकत हमारे अंदर नहीं, हमारी सोच में होती है। अगर हम हर परिस्थिति में सकारात्मक सोच रखें तो रास्ते खुद ब खुद बन जाते हैं। बस खुद पर भरोसा रखना जरूरी है। संदेश: जब सोचो, पॉजिटिव सोचो, क्योंकि सोच ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक अनमोल सीख। नीलू द टर्टल और झुनझुन द स्क्विरल एक ही शहर के सरकारी बैंक में काम करते थे। नीलू बहुत शांत, धैर्यवान और थोड़ी सी धीमी चाल वाला था। वह हर काम बड़े इत्मीनान से करता, चाहे फाइल भरनी हो या चाय पीनी। वहीं झुनझुन एकदम चुलबुली, तेज और फुर्तीली थी, बिजली की तरह बैंक में इधर से उधर दौड़ती। एक दिन बैंक में घोषणा हुई,
जो भी टीम सबसे पहले 50 खातों की डिजिटल वेरिफिकेशन कर लेगी, उन्हें इनाम मिलेगा, 2 दिन की छुट्टी और एक शानदार डिनर। सभी टीमें उत्साह से भर गईं। नीलू और झुनझुन को भी एक टीम बनाया गया। झुनझुन ने कहा, नीलू, तुम बस देखना, मैं इतनी तेज हूं कि अकेले ही जीत लूंगी, लेकिन तुम साथ हो तो थोड़ा धीमा लग सकता है। नीलू मुस्कुराया, कोशिश साथ में करेंगे, धीरे धीरे करेंगे, लेकिन सही करेंगे। झुनझुन ने कंप्यूटर चालू किया और तेजी से काम शुरू कर दिया, उंगलियां जैसे कीबोर्ड पर नाच रही हों। वहीं नीलू धीरे धीरे हर दस्तावेज चेक करता, एक एक ग्राहक की जानकारी को अच्छे से वेरीफाई करता। कुछ घंटों में झुनझुन ने 30 खाते निपटा दिए और चिल्लाई, नीलू, मैं बहुत आगे हूं। नीलू बिना हड़बड़ी के बोला, बहुत अच्छा, लेकिन ध्यान रखना कि सब ठीक हो। दोपहर तक झुनझुन ने 50 खाते पूरे कर लिए। वह खुशी से फॉर्म सबमिट करने पहुंची, लेकिन तभी मैनेजर मिस्टर बंदर ने उसकी तरफ देखा और बोला, झुनझुन, 18 खातों में गलत जानकारी है, जल्दबाजी में गलती हो गई। झुनझुन का मुंह उतर गया। इतने में नीलू भी फॉर्म लेकर पहुंचा। मैनेजर ने फॉर्म चेक किया और मुस्कुराते हुए कहा, नीलू, शानदार काम, एक भी गलती नहीं। नीलू ने धीरे से झुनझुन की तरफ देखा और कहा, तेजी अच्छी है, लेकिन धैर्य उससे भी ज्यादा जरूरी होता है। झुनझुन को अपनी गलती का एहसास हुआ। वह बोली, नीलू, मैं जल्दी करने के चक्कर में सब गड़बड़ कर बैठी, अगली बार मैं भी ध्यान से काम करूंगी। नीलू मुस्कुराया और कहा, साथ में चलेंगे तो जीत तय है। और इस तरह दोनों को इनाम तो नहीं मिला, लेकिन दोस्ती, समझ और एक अनमोल सीख जरूर मिल गई। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, मां बेटे का प्यार। एक छोटे से गांव के कोने में पुराने पेड़ों की जड़ों के बीच एक बिल में रहते थे मां चूहिया और उसका बेटा चिंकी। मां का नाम था चंदा, समझदार, स्नेही और साहसी। चिंकी छोटा था, लेकिन उसके मन में डर बहुत था, बिल से बाहर निकलना, बिल्ली की आवाज या पत्तों की सरसराहट तक। हर सुबह चंदा उसे सिखाने की कोशिश करती, डर का मतलब समझो बेटा, डर वो चीज है जो हमें भीतर से रोकता है, बाहर की नहीं। पर चिंकी कांपते हुए कहता, मां, तेरा प्यार अमर है, मुझे पता है, फिर भी न जाने क्यों मुझे बहुत डर लगता है। चंदा मुस्कुरा देती, उसे सीने से लगा लेती और कहती, जब तक मैं हूं कुछ नहीं होगा, लेकिन एक दिन तुम्हें खुद को अपने डर से लड़ना होगा। एक दिन गांव में तूफान आया, पानी भर गया, पेड़ गिरने लगे और बिल के पास की जमीन दरक गई। चंदा ने चिंकी को पीठ पर बिठाया और सुरक्षित जगह की ओर भागी। तभी एक भारी शाखा गिरने लगी और मां ने चिंकी को जोर से धक्का दिया। वह खुद दब गई। चिंकी डर से कांप रहा था, पर मां की आवाज आई, भाग बेटा, अब तुझे खुद हिम्मत दिखानी होगी। वह डर से जकड़ा हुआ खड़ा रहा। आंसू आंखों से बहने लगे। मन में आवाज आई, तेरा मेरा प्यार अमर है, लेकिन अगर तू डरेगा तो कैसे बचेगा। उस पल चिंकी ने अपने डर को देखा। मां की सिखाई बात याद आई। पहली बार उसने खुद को मां की तरह साहसी देखा। वो पेड़ की डाली की तरफ दौड़ा, नन्हे पंजों से मिट्टी हटाई। मां का चेहरा दिखा, घायल पर मुस्कुराता। मां, मैं आ गया, चिंकी चिल्लाया। मां बोली, मुझे गर्व है बेटा, तू आज अपने डर से बड़ा बन गया। अगले कुछ दिनों तक चिंकी ही मां की देखभाल करता रहा। अब वो डरता नहीं था, छिपने वाला नहीं, लड़ने वाला बन चुका था। गांव के और चूहे हैरान थे। ये वही चिंकी है जो पत्तों से डरता था। चंदा मुस्कुराकर कहती, हां, ये वही चिंकी है, लेकिन अब ये अपने डर को पहचानता है और उसे पार कर चुका है। अब जब भी कोई चूहा डरता, चिंकी उससे कहता, मां का प्यार मुझे हमेशा ताकत देता है, लेकिन ताकत तभी सच होती है जब मैं खुद उसका इस्तेमाल करूं। सीख, मां का प्यार अमर होता है, पर हिम्मत की पहचान तब होती है जब हम अपने डर से खुद लड़ें। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते
और बच्चों को ढेर सारा प्यार। कहानी का नाम भलाई का फल। हरे भरे पहाड़ों के बीच एक सुंदर जंगल बसा था। वहां हर प्रकार के जीव जंतु प्रेम और शांति से रहते थे। उसी जंगल में दो अनोखे दोस्त रहते थे, मोटू पांडा और डीठू गधा। मोटू पांडा शांत, समझदार और मदद करने वाला था, जबकि डीठू गधा थोड़ा चिड़चिड़ा था, लेकिन दिल का बुरा नहीं था। वो अक्सर शिकायत करता, मैं हमेशा सबसे मेहनत करता हूं, फिर भी कोई मेरी कद्र नहीं करता। एक दिन की बात है। जंगल में तेज बारिश हुई। नदियां उफान पर थीं और कई जानवर मुश्किल में फंस गए थे। मोटू पांडा ने बिना सोचे हर किसी की मदद शुरू कर दी। वह एक घायल खरगोश को पीठ पर उठाकर सुरक्षित स्थान तक ले गया। एक छोटी चिद्दिया का घोंसला बह गया तो पांडा ने उसे अपने घर में जगह दी। ढीठू गधा दूर खड़ा देख रहा था और सोच रहा था, पांडा को क्या पड़ी है दूसरों की मदद करने की? कोई इसे इनाम थोड़े देगा। बारिश थमी और धीरे धीरे जंगल की जिंदगी सामान्य होने लगी। सभी जानवर पांडा की भलाई की बातें करने लगे, लेकिन पांडा को कोई इनाम नहीं मिला, न कोई सोने का सिक्का, न कोई पुरस्कार। कुछ हफ्तों बाद की बात है। जंगल के पास एक विशाल गड्ढा बन गया था। ढीठू गधा वहां चरते चरते गिर गया। वह बुरी तरह फंस गया और बाहर निकलने की कोशिश करता रहा, पर असफल रहा। वो चिल्लाने लगा, कोई है, मुझे बचाओ! लेकिन कोई पास नहीं था। सूरज ढलने लगा और डीठू डर गया। तभी झाड़ियों के पीछे से मोटू पांडा आता दिखाई दिया। उसने आवाज सुनी थी और बिना देर किए वहां पहुंच गया। मुझे मत छोड़ो पांडा, डीठू ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। पांडा मुस्कुराया, मैं किसी को मुसीबत में नहीं छोड़ता। उसने रस्सी मंगाई, कुछ लकड़ियां जुड़ी और कई घंटों की मेहनत के बाद डीठू को बाहर निकाला। ढीठू की आंखों में आंसू थे। उसने कहा, मैं हमेशा सोचता था कि भलाई करने का कोई फायदा नहीं, लेकिन आज अगर तुमने मेरे साथ भलाई न की होती तो शायद मैं जिंदा ना होता। पांडा ने हल्के से कहा, भलाई तुरंत फल नहीं देती, लेकिन जब लौटती है तो जीवन बदल देती है। उस दिन से ढीठू गधा बदल गया। वह दूसरों की मदद करने लगा। एक बार एक छोटी गिलहरी पेड़ से गिर गई तो उसने उसे अपनी पीठ पर बैठाकर उसके घर पहुंचाया। एक बिल्ला रास्ता भटक गया तो उसने उसे सही रास्ता दिखाया। धीरे धीरे सब उसे प्यार करने लगे और वह खुद को पहले से बेहतर और खुश महसूस करने लगा। कुछ समय बाद जंगल में भयंकर आग लग गई। सभी जानवर इधर उधर भागने लगे, लेकिन अब पांडा और गधा मिलकर जानवरों को सुरक्षित जगह पहुंचाने लगे। उनके सहयोग से सभी की जान बच गई। अंत में जंगलवासियों ने मिलकर पांडा और गधे को जंगल रक्षक का खिताब दिया। सीख, दूसरों के साथ भलाई करो, यह तुरंत न सही, पर किसी दिन किसी रूप में लौटकर जरूर आती है, और अक्सर तब जब तुम्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक आईने का जंगल। गहरे घने जंगल में एक बूढ़ा भालू, बाबा भालू, अपने छोटे पोते अंकुश के साथ रहता था। बाबा भालू अब उम्रदराज हो चले थे, लेकिन उनके अनुभवों का भंडार बहुत विशाल था। दूसरी ओर अंकुश एक चंचल, जिज्ञासु और थोड़ा जिद्दी बच्चा था। वह अक्सर जंगल के बारे में अजीब सवाल करता और कभी-कभी बिना सोचे कुछ करने की जिद पर अड़ जाता। एक दिन अंकुश बहुत नाराज होकर बोला, सब लोग मुझसे गुस्से में रहते हैं, कोई मुझसे ठीक से बात नहीं करता। बाबा भालू मुस्कुराए और बोले, कल सुबह मैं तुम्हें एक जादुई जगह पर ले चलूंगा, वहां तुम्हारे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। अगली सुबह वे दोनों एक ऊंची पहाड़ी की ओर चल दिए। वहां एक प्राचीन गुफा थी जिसे जंगल में आईने की गुफा कहा जाता था। इस गुफा की दीवारें चमकदार पत्थरों से बनी थीं, जो किसी आईने की तरह हर चीज को परावर्तित करती थीं। अंकुश जैसे ही गुफा के अंदर गया, उसने जोर से चिल्लाया, तुम सब गंदे हो। गुफा से जवाब आया, तुम सब गंदे हो। अंकुश चौंक गया। तुम मुझे गंदा क्यों कह रहे हो? उसने और जोर से पूछा। गुफा से फिर वही उत्तर मिला। डरकर वह बाहर भाग आया।
बाबा, अंदर कोई है जो मुझे बुरा कह रहा है। बाबा भालू हंसते हुए बोले, फिर से जाओ, लेकिन इस बार कुछ अच्छा कहो। अंकुश वापस गया और इस बार बोला, तुम सब प्यारे हो। गुफा ने जवाब दिया, तुम सब प्यारे हो। अंकुश की आंखों में चमक आ गई। बाबा, गुफा मेरी बात दोहरा रही है। बाबा भालू ने प्यार से कहा, बिल्कुल बेटा, यही जीवन का रहस्य है। जीवन एक आईना है, ये वही दिखाता है जो तुम उसमें देखते हो। अगर तुम दूसरों के लिए प्यार, सम्मान और अच्छाई रखोगे तो वही तुम्हारे पास लौट कर आएगा। लेकिन अगर तुम गुस्सा, शिकायत और नकारात्मकता फैलाओगे तो वही तुम्हें जीवन में दिखाई देगा। अंकुश को बात समझ आ गई। उसने सोचा, शायद बाकी जानवर मुझसे गुस्से में नहीं थे, बल्कि मैं ही उनके लिए गुस्से से भरा हुआ था। उस दिन के बाद अंकुश ने अपना व्यवहार बदल लिया। वह सबकी मदद करने लगा, अच्छे शब्द बोलने लगा और हमेशा मुस्कुराता रहता। धीरे धीरे जंगल के सभी जानवर उससे हंसी खुशी बात करने लगे। कुछ हफ्तों बाद अंकुश ने बाबा से कहा, बाबा, अब सब मुझसे प्यार करते हैं। बाबा भालू मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, अब तुम सबसे प्यार करने लगे हो, इसीलिए तुम्हें भी वही दिखाई दे रहा है। शिक्षा। जीवन एक आईने की तरह है। हम जो सोचते, बोलते और करते हैं वही हमारे जीवन में लौट कर आता है। अगर हम सकारात्मकता, प्रेम और सद्भाव फैलाएं तो जीवन भी हमें वही लौटाता है। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, नायक की गाथा। एक समय की बात है, एक छोटे से गांव में एक प्यारा लड़का था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन की आंखों में सपने थे और दिल में साहस। वह हमेशा अपने दोस्तों के साथ जंगलों में खेलने, नए स्थानों का अन्वेषण करने और रोमांचक कहानियां सुनाने में मशरूफ रहता था। एक दिन जब अर्जुन जंगल में खेल रहा था, उसने एक पुरानी किताब देखी। उसे लगा कि यह एक रहस्यमयी किताब हो सकती है। किताब के पन्नों को पलटने पर पता चला कि इसमें एक जादुई ताबीज का वर्णन है, जिसे शक्ति का ताबीज कहा जाता है। यह ताबीज केवल एक सच्चे दिल वाले व्यक्ति के हाथ में शक्तिशाली बनता था। यह जादुई शक्ति उस व्यक्ति को अपनी इच्छाओं के अनुसार दुनिया को बदलने की क्षमता देता था। उसी समय गांव में एक दुष्ट जादूगर, जिसे मल्लिकार कहा जाता था, ने भी ताबीज की तलाश शुरू की। मल्लिकार ने सुना था कि अगर उसे वह ताबीज मिल जाए तो वह पूरे राज्य पर राज कर सकेगा और सभी को अपने अधीन कर लेगा। वह अत्यधिक चालाक और धूर्त था। अर्जुन को पता था कि यह ताबीज बहुत महत्वपूर्ण है और यदि मल्लिकार इसे हासिल कर लेगा तो गांव और राज्य सभी खतरे में पड़ जाएंगे। इसीलिए उसने ठान लिया कि वह ताबीज को खोजेगा और उसकी सुरक्षा कर दुष्ट जादूगर को रोक देगा। अर्जुन ने ताबीज की खोज शुरू की। जब वह जंगल में आगे बढ़ा तो उसे एक पुरानी गुफा मिली। गुफा के अंदर एक जादुई रोशनी चमक रही थी। अर्जुन ने अंदर जाकर देखा कि ताबीज चकाचौंध कर रहा था। जैसे ही उसने उसे छुआ, अचानक एक तेज आवाज गूंज उठी, केवल वह जो सच्चे दिल का है ही इस शक्ति का सही उपयोग कर सकता है। अर्जुन ने ताबीज को अपने गले में पहन लिया। तभी मल्लिकार वहां पहुंचा और उसे देखकर हंसने लगा। मैंने तुम्हें ढूंढ निकाला युवक। मुझे वह ताबीज चाहिए ताकि मैं सारे राज्य को अपने अधीन कर सकूं। वह चिल्लाया। अर्जुन ने साहस दिखाते हुए कहा, मैं तुम्हें इसे नहीं दूंगा। यह शक्ति केवल सच्चाई और अच्छाई के लिए है। मल्लिकार गुस्से में आ गया और उसने जादू करना शुरू किया, लेकिन अर्जुन ने दृढ़ता से ताबीज की सुरक्षा की। अचानक ताबीज से एक तेज रोशनी निकली और मल्लिकार की जादुई शक्तियां कमजोर पड़ गईं। इस संघर्ष के दौरान मल्लिकार ने एक चाल चली। उसने अर्जुन को ठगते हुए कहा, अगर तुम मुझे ताबीज दे दो तो मैं तुम्हारे गांव को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। तुम्हारे राजा को भी यह पता नहीं चल पाएगा। अर्जुन ने सोचा कि क्या राजा सच में जानता था, तो उसे मल्लिकार का विश्वास पाने के लिए उसकी बात सुननी चाहिए। अर्जुन ने राजा को बुलाने का फैसला किया। जब राजा आदित्य ने सुना कि मल्लिकार फिर से सक्रिय हो गया है, तो उसने अर्जुन को समझाया,
तुम्हारे दिल में सच्चाई और साहस है, लेकिन दुष्ट जादूगर को धोखा देना बहुत भारी पड़ सकता है। एक योजना बनानी होगी। राजा और अर्जुन ने मिलकर एक योजना बनाई। उन्होंने मल्लिकार को यह विश्वास दिलाने का नाटक किया कि वे उसके साथ हैं। जब मल्लिकार ने उन्हें अपनी जादुई शक्ति का प्रदर्शन करने के लिए बुलाया, तब अर्जुन और राजा ने ताबीज की शक्ति को एकत्रित किया। चौंकाने वाले मोड़ में जैसे ही मल्लिकार ने अपनी जादुई शक्तियों का प्रयोग किया, अर्जुन और राजा ने ताबीज की रोशनी से उसे बंधक बना लिया। अब तुम्हारी बुराई का अंत होगा, अर्जुन चिल्लाया। मल्लिकार ने पूरी ताकत लगाई, लेकिन ताबीज की शक्ति में सच्चाई का जादू था। आखिरकार मल्लिकार को उसकी गलतियों का एहसास हुआ और वह हराई हुई स्थिति में था। राजा आदित्य ने गांव के लोगों को एकत्र किया और अर्जुन को नायक घोषित किया। राजा ने अर्जुन को ताबीज सौंपा, यह कहते हुए, तुम्हारी कठिनाइयों और साहस ने आज हमें बचाया है। यह ताबीज अब तुम्हारे पास है, लेकिन इसकी शक्ति का सही उपयोग करने के लिए तुम्हें हमेशा सच्चाई और अच्छाई का मार्ग चुनना होगा। गांव के लोग उत्सव मनाने लगे। अर्जुन की वीरता और साहस ने उनके दिलों में एक नई उम्मीद जगाई। राजा आदित्य ने कहा, आज से हम सब मिलकर इस ताबीज की शक्ति का उपयोग अपने राज्य के लिए नेक कार्यों में करेंगे। हम इसे बुराई के खिलाफ एक कवच के रूप में इस्तेमाल करेंगे। लेकिन कहानी यहां समाप्त नहीं हुई। अर्जुन की आंखों में एक नई लहर थी। उसने ठान लिया कि वह इस ताबीज के साथ और भी साहसिक कार्य करेगा। वह जानता था कि दुनिया में और भी खतरनाक ताकतें होंगी जो मानवता के खिलाफ खड़ी हो सकती हैं। कुछ महीनों बाद अर्जुन ने सुना कि एक दूर के राज्य में एक और जादूगर अपनी बुरी योजनाओं के साथ सक्रिय हो गया है। उसने तुरंत राजा से अनुमति मांगी कि वह उसे रोकने के लिए जाए। राजा ने उसे प्रेरित करते हुए कहा, जाओ मेरे बेटे, तुम एक सच्चे नायक हो और यह तुम्हारा समय है अपने चमत्कार दिखाने का। तुम्हारा साहस और भी दूर की यात्राओं तक पहुंचेगा। अर्जुन ने अपने सामान लिए और निकल पड़ा। रास्ते में उसने अपने पिछले अनुभवों से सीखा हुआ सबक सोचा। उसे पता था कि अकेले चलना आसान नहीं होगा। उसने गांव के कुछ बहादुर साथियों को अपने साथ लिया जो उसके साथ यात्रा करने के लिए बहुत उत्सुक थे। जब वे जादूगर के राज्य पहुंचे तो उन्होंने देखा कि जादूगर अपने जादू से लोगों को आतंकित कर रहा था। अर्जुन और उसके दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। उन्होंने जादूगर को उसकी ही जादुई शक्ति से चुनौती दी। एक बड़े युद्ध के बाद अर्जुन ने फिर से ताबीज की शक्ति का सहारा लिया और सभी बुराइयों को खत्म कर दिया। जादूगर ने हार मान ली और अर्जुन से कहा, मैं अपनी गलतियों को समझ गया हूं, मुझे माफ करो। अर्जुन ने उसे माफ कर दिया, लेकिन यह कहते हुए कि उसे अपनी शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए। अर्जुन और उसके दोस्त वापस अपने राज्य लौट आए। यह उसके लिए न केवल एक साहसिक यात्रा थी, बल्कि उसकी हिम्मत और सच्चाई की एक नई पहचान भी थी। लोगों ने स्वागत किया और अर्जुन को युद्ध का सच्चा नायक मानकर सम्मानित किया गया। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि सच्ची शक्ति सिर्फ जादू से नहीं, बल्कि दिल की गहराई से आती है। उसकी कहानी हर बच्चे के लिए प्रेरणा बन गई और वह हमेशा याद रखेगा कि जो दिल से सच्चा होता है वही सही मायने में ताबीज की शक्ति को समझ सकता है। और इस तरह अर्जुन का साहस भरा सफर हमेशा के लिए अमर हो गया। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक चूहा चिंटू और सोने का बीज। एक घना जंगल था जहां अनेक जानवर शांतिपूर्वक रहते थे। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा रहता था, नाम था चिंटू। चिंटू बहुत चालाक था, परंतु उसमें एक कमी थी। वह हमेशा दूसरों की चीजें चुराकर अपना पेट भरता था। उसे लगता था कि चालाकी से जीवन आसान हो जाता है, भले ही उसके विचार अच्छे न हों। एक दिन की बात है, चिंटू पेड़ों के नीचे दौड़ता दौड़ता एक चमकती हुई चीज पर ठोकर खा गया। उसने ध्यान से देखा तो वो एक सोने का बीज था। बीज के साथ एक छोटी सी चिट्ठी भी पड़ी थी।
जो भी इस बीज को सच्चे मन से रोपेगा और अच्छे विचारों से सींचेगा, उसे जीवन का सबसे बड़ा उपहार मिलेगा। चिंटू को लालच आ गया। वह बीज को उठाकर अपने बिल में ले गया और सोचने लगा, मैं इसे जमीन में गाड़ दूंगा, फिर रोज इस पर थोड़ा सा पानी डालूंगा और जल्द ही मुझे खजाना मिलेगा। अगले दिन से उसने वैसा ही किया, पर पानी डालते समय भी उसके मन में लालच, ईर्ष्या और दूसरों के प्रति बुरे विचार ही रहते थे। हफ्ते बीत गए, पर बीज से कुछ भी नहीं उगा। एक दिन जंगल में एक बूढ़ा कबूतर आया। वह बहुत ज्ञानी था। उसने चिंटू को परेशान देखा और पूछा, क्या बात है बेटा, इतने दुखी क्यों हो? चिंटू ने सारी बात बताई। कबूतर मुस्कुराया और बोला, बेटा, अच्छे फल पाने के लिए अच्छे विचारों की जरूरत होती है। सोने का बीज सिर्फ उन दिलों में फलता है जहां सच्चाई, प्रेम और सेवा का भाव होता है। चिंटू को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने उस दिन से चोरी छोड़ दी और अपने छोटे से जीवन में ईमानदारी, सहयोग और प्रेम को अपनाना शुरू किया। वह अब अपने दोस्तों की मदद करता, खाना मिल बांटकर खाता और किसी की चीजें नहीं चुराता। धीरे धीरे उसके जीवन में बदलाव आने लगे। उसके पुराने शत्रु अब उसके मित्र बन गए। उसका छोटा सा बिल अब हंसी खुशी से भरा रहता था। एक दिन वह उसी जगह गया जहां उसने बीज रोपा था, और हैरानी की बात, वहां एक सुनहरा पौधा उगाया था जिसकी पत्तियां चमचमाती थीं और हर पत्ती पर लिखा था, अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। चिंटू की आंखों में आंसू आ गए। उसने आकाश की ओर देखा और कहा, अब मैं समझ गया हूं, असली खजाना सोने का नहीं बल्कि अच्छे विचारों का होता है। उस दिन से चिंटू जंगल में चिंटू गुरु कहलाया और सभी जानवर उससे जीवन के अच्छे विचार सीखने आते। सीख, हमारा जीवन हमारे विचारों का प्रतिबिंब होता है। जैसे बीज को पानी और धूप चाहिए, वैसे ही जीवन को अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अच्छे विचार ही जीवन को सुंदर बनाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक, आरव के सच्चे गुरु। मुंबई के एक ऊंचे अपार्टमेंट में दादी और उनका पोता आरव साथ रहते थे। आरव 10वीं कक्षा में पढ़ता था और एक होशियार लेकिन थोड़ा घमंडी लड़का था। उसके पास सब कुछ था, स्मार्टफोन, लैपटॉप और हर सवाल का जवाब। पर एक चीज थी जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं थी, टोकने वाले लोग। उनके पड़ोस में रहते थे श्री जोशी, एक रिटायर्ड प्रोफेसर। वे अक्सर आरव को देखकर कुछ न कुछ कह देते। आरव, पीठ सीधी करके बैठो। आरव, दूसरों से पहले नमस्ते कहना सीखो। आरव, खाना खाते समय मोबाइल मत देखा करो। आरव को यह बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। ये जोशी अंकल हर समय नाक घुसाते रहते हैं, वह झुंझलाकर दादी से कहता। एक दिन स्कूल में भाषण प्रतियोगिता थी। विषय था आत्मविकास की राह। आरव ने बहुत तैयारी की, इंटरनेट खंगाल डाला, शब्दों का ढेर जमा किया। प्रतियोगिता के दिन उसने मंच पर जाकर बोलना शुरू किया, हम सभी को आत्मविकास की दिशा में। इतना कहा ही था कि उसका ध्यान भटक गया। एक दर्शक हंसा, किसी ने खांसी की। आरव घबरा गया, शब्द भूल गया, हाथ कांपने लगे। वह आधा भाषण छोड़कर उतर आया। शाम को वह उदास बैठा था। दादी ने पूछा, क्या हुआ? आरव ने सब बताया। दादी मुस्कुराई और बोली, बच्चे, याद है जोशी अंकल तुम्हें मंच पर बोलने की सलाह देते थे? कहते थे, आईने के सामने अभ्यास करो, शब्दों को दिल से समझो। आरव ने सिर झुका लिया। बेटा, दादी ने प्यार से समझाया, जो हमें टोकते हैं वही हमें मानते हैं। कबीरदास ने कहा है, निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। जोशी अंकल तुम्हारे निंदक नहीं, तुम्हारे शुभचिंतक हैं। अगले दिन आरव ने कुछ सोचा। वह जोशी अंकल के दरवाजे पर गया और बोला, नमस्ते अंकल, क्या आप मेरे भाषण सुनने में मदद करेंगे? जोशी जी मुस्कुरा उठे। अब हर शाम आरव जोशी अंकल के साथ बैठकर बोलने का अभ्यास करता। वे उसे छोटी छोटी गलतियां बताते, शब्दों के अर्थ समझाते और आत्मविश्वास सिखाते। एक महीने बाद अगली प्रतियोगिता हुई। इस बार विषय था
सच्चे मार्गदर्शक कौन? आरव मंच पर गया, आंखों में चमक थी। मेरे सच्चे मार्गदर्शक वो हैं, उसने कहा, जो मुझे टोकते हैं, सुधारते हैं और मेरी अच्छाई निकालते हैं, जैसे मेरे पड़ोसी जोशी अंकल। पूरा हाल तालियों से गूंज उठा। जब आरव घर लौटा, दादी ने उसे गले लगाकर कहा, अब समझ आया बेटा, निंदक क्यों नियरे रखने चाहिए? आरव मुस्कुराया, अब वो निंदक नहीं रहे दादी, अब वो मेरे गुरु हैं। सीख जो लोग हमारी कमियां बताते हैं, वे हमारे शत्रु नहीं, वे हमारे सबसे बड़े शिक्षक हो सकते हैं। उनकी बातें चुभती जरूर हैं, लेकिन वही हमें सच्चे आत्मविकास की राह दिखाते हैं। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बड़ों और बुजुर्गों को चरण स्पर्श, साथियों को नमस्ते और बच्चों को ढेर सारा प्यार। आइए शुरू करते हैं एक और प्यारी कहानी। कहानी का शीर्षक टिफिन वाली दोस्ती। चींटी राधा और तोता बबलू दोनों एक छोटे से शहर के प्यारी पाठशाला में पढ़ाते थे। राधा गणित की शिक्षिका थी, छोटी सी लेकिन तेज और चुस्त। वहीं बबलू था कला और संगीत का मास्टर, रंग बिरंगे कपड़ों में, हमेशा मस्त मौला। हर दिन स्कूल में दोनों स्टाफ रूम में साथ बैठते, चाय पीते और टिफिन शेयर करते। राधा का टिफिन सादा लेकिन पौष्टिक होता, बाजरे की रोटी, सब्जी और कभी कभी गुड़। बबलू का टिफिन रंगीन और मजेदार, फलों की चाट, पीनट बटर सैंडविच और कभी कभी चॉकलेट। एक दिन बारिश बहुत तेज हुई। स्कूल आने वाले कई टीचर्स और बच्चे नहीं आ पाए। राधा अपने नन्हे छाते में भीगती हुई पहुंची। बबलू ने देखा तो उसे तुरंत तौलिया पकड़ाया। अरे राधा मैडम, आप तो भीग गईं, चलिए चाय पीते हैं। दोनों स्टाफ रूम में बैठे ही थे कि राधा का टिफिन बॉक्स खुला, पर खाली। राधा थोड़ी घबराई। अरे नहीं, टिफिन घर पर ही रह गया। बबलू मुस्कुराया, तो क्या हुआ, मेरा टिफिन तुम्हारा टिफिन है। राधा ने हंसते हुए कहा, तुम्हारे टिफिन में तो सिर्फ फल और सैंडविच होते हैं। और चॉकलेट मत भूलो, बबलू ने आंख मारी। उसी समय स्कूल की माउस प्रिंसिपल श्रीमती चिंकी आ गईं। राधा जी, आपकी तीसरी क्लास के बच्चों को अभी गणित की परीक्षा देनी है। राधा घबरा गई। खाली पेट, तेज बारिश और परीक्षा। मैं तो भूख से कुछ सोच भी नहीं पा रही, राधा ने धीरे से कहा। तभी बबलू उठा, अपनी जेब से एक छोटा सा हारमोनियम निकाला और बच्चों को बुलाया। चलो बच्चों, एक छोटी सी संगीत की एक्टिविटी करते हैं, राधा मैडम की मदद करते हैं। बच्चों ने मिलकर राधा के लिए एक प्यारा सा गीत गाया। राधा मैडम, हमारी शेरनी, परीक्षा की ये रानी, बिना खाना खाए भी लड़ें, गणित में सबको जिताएं। राधा की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन मुस्कान के साथ। उसने बच्चों को गले लगाया और कहा, चलो अब परीक्षा दो। और बबलू, आज तुमने मेरी भूख भी मिटा दी और हिम्मत भी दी। उस दिन के बाद से राधा ने भी बबलू की तरह रंगीन फल खाने शुरू कर दिए और बबलू ने राधा से बाजरे की रोटी बनाना सीख लिया। अब हर दिन उनका टिफिन और दोस्ती दोनों ओर मजबूत होते गए और स्कूल में सब कहते थे, जहां राधा वहां बबलू। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें और ऐसी ही नैतिक मूल्यों वाली कहानियों के लिए चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।